हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्कॉलर एलाइट में। जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आज हम बात करेंगे फिजिक्स के अंतर्गत सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण की, यानी कि जो कि कैपिटल जी से जिसको हम डिनोट करते हैं। एनसीईआरटी से रिलेटेड चीजें हैं इसमें भी। एनसीईआरटी की जो फिजिक्स है आपकी कक्षा छठवीं से लेकर 10वीं तक, उससे ये सार संग्रह निकाला गया है। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से उन्हीं को यहाँ पर कवर किया गया है। तो जैसे कि फिजिक्स की सीरीज चल रही है उसमें आज इस वाले टॉपिक की हम बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण, जिसको जो है हम कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। तो इसके बारे में आज हम जानकारी लेंगे। तो देखते हैं, न्यूटन जी ने एक नियम दिया था इसके प्रति। तो वो क्या है नियम? ब्रह्मांड में प्रत्येक पिंड एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला यह आकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि जो हमारे न्यूटन जी से उनने बोला था कोई भी दो पिंड है, एक ये पिंड है एक ये पिंड है, तो इन दोनों के बीच में हमेशा एक आकर्षण बल लगता है। तो जो ये आकर्षण बल लगता है, तो इसी बल को जो है उन्होंने बताया है कि आकर्षण बल है वो उनके द्रव्यमान के गुणनफल के अनुपाती होगा। यानी कि जो इनका द्रव्यमान होगा उनका जो गुणनफल होगा उनके वो अनुक्रमानुपाती होगा, और इनके जो वर्ग होगा उनके बीच की जो दूरी होगी डिस्टेंस के वर्ग के वो व्युत्क्रमानुपाती होगा। ये चीजें जो है हमारे न्यूटन साहब के द्वारा कही गई, और इसी को हमने क्या बोला कि यह एक नियम है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। देखते हैं यहाँ पर चीजें। माना दो पिंड है हमारे पास जिनके द्रव्यमान क्रमशः m1 और m2 है। जैसे कि एक पिंड हो गया ये जिसका द्रव्यमान m, और एक पिंड हो गया ये m2, और ये इनके बीच की डिस्टेंस हो गई। ठीक है, बीच की दूरी मान लीजिए यहाँ पे r से डिनोट कर रहे हैं, तो एक दूसरे से दूरी r पर स्थित है। d भी ले सकते हो आप। जो उनके बीच लगने वाला आकर्षण बल F, तो वो फोर्स क्या होगा? तो वो फोर्स जो होगा F बराबर G इंटू यहां पर क्या होगा m1 इंटू m2 अपॉन r का स्क्वायर। वही बोला था ना कि जो वो होगा डिस्टेंस के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होगा, यानी कि ये होगा व्युत्क्रमानुपाती, और उनके मास के जो समानुपाती होगा, गुणनफल के समानुपाती। तो गुणनफल के समानुपाती है। समानुपाती को हम क्या इस तरीके से डोनेट करते हैं ना, और व्युत्क्रमानुपाती जो होगा वो क्या होगा? ऐसा होगा ये। तो यही चीजों का कॉम्बिनेशन बनाकर यहां पर जो है एक फॉर्मूला बना दिया गया, और इसमें एक जी अलग से आया है। तो इस जी की अगर बात करें तो वो जी क्या है? यही जी है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक इसको कहते हैं, और इसका मान जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, दो चीज बस पूछी जाएंगी आपसे, ये डेफिनेशन कोई नहीं पूछेगा। एक चीज की एफ जो है ये क्या होता है और इसमें जी क्या है और जी की वैल्यू कितनी है। तो जी की जो वैल्यू होती है, जी की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर। मात्रक याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। 6.67 इंटू 10⁻⁻11, यानी कि बहुत ही कम मात्रा में जो है फोर्स लग रहा है, और उसका मात्रक क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर, ना कि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर और केजी स्क्वायर भी है। देखिए क्या क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर और केजी -2 है। या फिर इसको आप ऐसा कर सकते हो जो मैंने बताया था बिमियो सूत्र में कि न्यूटन है, मीटर स्क्वायर तो है, और बटे में केजी स्क्वायर ऐसा कर सकते हो। तो इसको जो है ऊपर किया तो केजी जो है -2 हो गया, इसलिए ऐसा यहां पर इसको लिखा गया है। ये यहां पर होता है, ऐसा बोला जा रहा है। ठीक है, चलिए और कुछ चीजें देखते हैं। अब केपलर जी के नियम देख लेते हैं। न्यूटन का तो हमने नियम देखा, न्यूटन का हमने यहां पर नियम देख लिया। अब जो हम बात करने जा रहे हैं केपलर जी के बारे में बात करने जा रहे हैं कि जो केपलर है हमारे, उन्होंने भी कुछ नियम दिए थे। तो देखिए, ग्रहों के नियम दिए थे। उन्होंने क्या नियम दिए थे? ग्रहों के नियम दिए थे। ग्रहों की गति से संबंधित केपलर के नियम। केपलर के ग्रहों की गति से संबंधित नियम जो है 3 नियम दिए थे। कितने नियम दिए? 3 नियम दिए। पहला नियम हमारे सामने है। फर्स्ट लॉ बोलता है कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार यानी कि इलिप्टिकल जो आपका फॉर्म है, कक्षा यानी कि जिसको हम ऑर्बिट कहते हैं, उसमें घूमते हैं, तथा सूर्य जो है आपका ग्रह की कक्षा के एक फोकस बिंदु पर स्थित होता है।
यानी कि क्या बोल रहा है कि जितने भी ग्रह हैं सूर्य का सबसे पहले तो वो चक्कर लगाते हैं, क्या करते हैं, सूर्य की परिक्रमा करते हैं, वो भी कैसे, दीर्घ वृत्ताकार मार्ग में अपने कक्षा में घूमते रहते हैं। और जो सूर्य जो होता है वो ग्रह की कक्षा के एक फोकस बिंदु पर स्थित होता है। कहां पर होता है, फोकस बिंदु पर स्थित होता है। बात करते हैं दूसरे लॉ की, यानी कि केपलर ने जो ग्रहों की गति से संबंधित दूसरा नियम दिया था, दूसरा नियम यह दिया था कि प्रत्येक ग्रह का क्षेत्रीय वेग, एरियल वेलोसिटी की बात की जाएगी। प्रत्येक ग्रह का क्षेत्रीय वेग जो है वो नियत रहता है। इसका प्रभाव यह होता है कि जब ग्रह सूर्य के निकट होता है तो उसका वेग बढ़ जाता है, और जब वह दूर होता है तो उसका वेग कम हो जाता है। दूसरे शब्दों में जो है डीए अपॉन dt इक्वल टू जो है ये क्या है, एक नियतांक है। यानी कि वही चीज बात की जा रही है। देखिए यहां पर मैं आपको समझाता हूं कि ये मान लीजिए सन है हमारा, और इसके चारों तरफ जो है ये ग्रह घूम रहे हैं। तो ये क्या होगा, ग्रह, देखिए सन और ऐसा कुछ मार्क है, ये है ग्रह मान लीजिए, ठीक है। तो अब क्या होगा यहां पर कि अगर जैसे ग्रह यहां से स्टार्ट कर रहा चलना, ये यहां पे गया, यहां पे दूरी ज्यादा है तो यहां पर जो है उसकी जो है स्पीड कम हो जाएगी, लेकिन जैसे ही उसके पास पहुंचेगा, पास मान लीजिए डिस्टेंस ये r है और ये कम है उससे, r से थोड़ा कम है, r डैश है, तो यहां पे पहुंचेगा तो स्पीड इसकी बढ़ जाएगी, फिर दूर जाएगा कम होगा, फिर पास आएगी तो बढ़ जाएगा। ये चीजें बोल रहा है द्वितीय लॉ में, यही चीज बोला कि अगर सूर्य के जब वो पास पहुंचेगा तो उसकी स्पीड जो है यहां पर बढ़ जाएगी, और जब दूर रहेगा तो स्पीड जो है घट जाएगी। ये चीजें यहां पर बोला गया है, ठीक है। चलिए बात करते हैं तृतीय नियम की, यानी कि तीसरा नियम यहां पर क्या कह रहा है। तीसरे नियम की बात करें तो प्रकीर्णन काल जो होगा उसका, है ना, सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाता है उसका जितना भी समय लगता है, सूर्य के चारों ओर ग्रह एक चक्र जितने समय में पूरा कर लेता है, ठीक है, उसका वर्ग ग्रह के सूर्य से औसत दूरी के घन के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि वही जितना टाइम लगा उसका जो वर्ग होगा वो समानुपाती होगा जितनी उसकी दूरी है, औसत दूरी है उसके घन के। ये चीज यहां पर बोली गई है, ये देखिए यही चीज यहां पर बोली गई है। इसका प्रभाव यह होता है कि सूर्य से अधिक दूर हो, मतलब सूर्य से अगर अधिक दूरी पर ग्रह रहेगा तो उसका प्रकीर्णन काल जो है वो भी अधिक होगा, ठीक है। यानी कि ये सूर्य है, जो इसके पास में रहेगा वो उतना जल्दी जो है उसका परिक्रमण काल उतना कम होगा। ये चीजें यहां पर बोली गई हैं, ठीक है। इस तरीके का उनका नियम दिया गया है। तो ये तीनों नियम हमने पढ़ लिया, पहला नियम, दूसरा नियम और तीसरा नियम। बात करते हैं कुछ और चीजों के बारे में कि जब पृथ्वी किसी वस्तु पर अपना गुरुत्वीय बल लगाती है तो वस्तु में भी त्वरण उत्पन्न हो जाता है, जिसे गुरुत्वीय त्वरण यानी कि हम जी से डिनोट करते हैं, स्मॉल जी ना कि कैपिटल जी। दोनों की वैल्यू अलग है। इसकी वैल्यू हमने पढ़ी थी 6.67 इंटू 10⁻⁻11 और इसकी होती है 9.8, ये हमने पढ़ा है, ठीक है। तो यहां पर बात की जा रही है कि जब पृथ्वी किसी पर जो है बल लगाती है तो उसको क्या बोलते हैं, उसमें त्वरण उत्पन्न हो जाता है, उसको हम गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि स्मॉल जी से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। बात करते हैं कुछ और चीजों की, यहां पर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ग्रेविटी से रिलेटेड। पृथ्वी की सतह के ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है, यानी कि अगर ऊपर जा रहा है तो भी घटेगा, नीचे जा रहा है तो भी घटेगा। तो ऊपर जाते जाते एक समय आया जब हम चांद पे पहुंच गए, तो चांद पे पहुंचोगे तो वहां पे 1/6 होगा, यानी कि अगर अर्थ जो है आपका, वहां पर आपका वजन 10 किलो है तो आप अगर 60 से लेते हैं, जल्दी होगा, 60 पे आप पहुंचते हो, आपका वजन 60 किलो है, चंद्रमा पे आप पहुंचते हो तो वहां पर 10 केजी ही वजन रहेगा। अगर आपका 10 केजी है तो 10 का 1/6 यानी कि छठवां हिस्सा जो होगा वो चांद पे होगा, तो चांद पे आपका वजन कम हो जाएगा। ये चीजें यहां पर बोली गई है। इसीलिए चांद पे जब एस्ट्रोनॉट्स वगैरह पहुंचते हैं तो वो कूद कूद के क्यों चलते हैं, क्योंकि ग्रेविटी कम है, तो चलने से ज्यादा वो कूदने में ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब और कुछ पॉइंट देखते हैं। ये क्वेश्चन आता है कि चांद पर ग्रेविटी कितना है, तो जी का 1/6 हो जाता है। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है, पृथ्वी के सेंटर पे आप अगर पहुंचते हो तो वहां पर जी का मान जो है कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तथा वस्तु का भार भी 0 हो जाता है। भूमध्य रेखा अर्थात विषुवत रेखा यानी कि इक्वेटर की हम बात करते हैं, उस पर जी का मान सबसे न्यूनतम होता है और ध्रुवों और पोल्स पर अधिकतम होता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जी का मान सबसे अधिकतम कहां होगा, तो पोलों पर होगा, सबसे कम कहां होगा तो विषुवत रेखा पर होगा, सबसे कम ना कि 0।
सबसे कम होगा और जीरो में अंतर है। अगर जीरो पूछे वहां पर तो पृथ्वी के केंद्र पर, और सबसे कम पूछे तो विषुवत रेखा पर, क्योंकि विषुवत रेखा जो है वो भी सेंटर से ही जाती। भूमध्य रेखा जो है आपका, ठीक है, अधिकतम होता है। भूमध्य रेखा तथा ध्रुवों पर जी के मानों में अंतर केवल 3.4 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर का होता है। कितना होता है डिफरेंस? 3.4 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर का यहां पर फर्क होता है। पृथ्वी की घूर्णन गति पर जी का मान कम तथा मतलब जो बढ़ाने पर जी का मान कम तथा घटाने पर अधिक हो जाएगा। देखिए इसको समझते हैं। अगर हम बात करें, ये हमारी पृथ्वी हो गई, ये घूम रही है, ठीक है, इसकी स्पीड है जो भी उससे घूम रही है, तो अभी जी का मान कितना है? 9.8 है। अगर इसकी स्पीड बढ़ती गई और बढ़ गई, जी की स्पीड मतलब पृथ्वी की स्पीड अगर बढ़ जाती है तो ये घटेगा। देखिए इसको समझिए। आप झूले पे रहते हो, मान लीजिए एक चक्री घूम रही है, उस पे आप खड़े हो, तो जैसे ही वो तेज होती है तो हम बाहर की तरफ फेंकने लगते हैं ना, बाहर की तरफ फेंकने लगते हैं, यानी क्या हो रहा है? ग्रेविटी कम हो रही है। तो चीज समझिए, अगर पृथ्वी ज्यादा स्पीड में घूमने लगेगी अभी से, तो उसकी चीजें जो है ऊपर की तरफ भागने लगेंगी, यानी ग्रेविटी जो है कम होगा, आपका वजन कम होगा, भारहीनता का आपको एहसास होगा। और लेकिन अगर वो स्लो हो जाती है, इससे अगर वो स्लो होती है तो इसकी जो है भार बढ़ जाएगा, नहीं ग्रेविटी की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो वही है, पृथ्वी को तेज घुमाओगे तो हम बाहर की तरफ फेंकेंगे, इस तरीके से याद रखो इसको, तो जी का मान घटेगा, और अगर स्लो होता है तो जी का मान बढ़ेगा। ये चीजें यहां पर बोली गई हैं। तो ये जितने भी ये बॉक्स में जो मैंने पॉइंट लिए हैं सभी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये जो है आपको याद रखना है। चलिए और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, पृथ्वी पर स्वतंत्र रूप से गिरने वाली प्रत्येक वस्तु का त्वरण जी होता है, चाहे वस्तु का द्रव्यमान कुछ भी हो। इसका मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। यानी कि पृथ्वी पर कोई चीज अगर स्वतंत्र रूप से गिर रही है नीचे, तो वो जो है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की दर से जो है नीचे आएगा। वास्तव में 45 डिग्री अक्षांश तथा समुद्र तल पर जी का प्रमाणिक मान 9.8 मीटर पर सेकेंड जो स्क्वायर जो है, इसको हम यहां पर -2 से यहां पर दर्शाया जा रहा है। मीटर प्रति स्क्वायर की बात की जा रही है, सेकेंड स्क्वायर की। फिर क्या पर यहां पर बात की जा रही है कि अन्य स्थानों पर जी का मान थोड़ा सा भिन्न होता है, परंतु व्यवहार में हम इसे नियत मान लेते हैं थोड़े बहुत। जैसे कि मान लीजिए 9.8 समथिंग कुछ है, तो यहां पे कुछ अगर चेंज भी हो रहा है तो उसको हम उतना ही मानते हैं। किसी वस्तु का भार वह बल है जिसमें पृथ्वी उसे अपनी ओर खींचती है। दूसरे शब्दों में भार बराबर क्या होगा? mg, मास इंटू ग्रेविटी का जो आपका बल है, यानी कि गुरुत्वीय बल है, तो ये होता है कि पृथ्वी जितनी वजन से उसको खींच रही है वही उसका भार कहलाता है। अब बात करते हैं लिफ्ट में व्यक्ति का भार, जिसपे क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं सबसे ज्यादा। तो देखिए क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं। लिफ्ट में व्यक्ति का भार, यदि m किलोग्राम द्रव्यमान का कोई व्यक्ति लिफ्ट के तल पर खड़ा होता है और उसका भार mg ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर कार्य करेगा। जब लिफ्ट के तल पर प्रतिक्रिया बल R ऊर्ध्वाधर ऊपर कार्य करेगा, तो देखिए यहां पर क्या क्या चीजें होती हैं। देखिए लिफ्ट की चीजें मैं बता देता हूं आपको, जिस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लिफ्ट है, ठीक है, व्यक्ति उसमें खड़ा है एक, तो अभी जो है उसका भार नीचे की तरफ ही लगेगा, ग्रेविटी क्योंकि नीचे की तरफ है। अब लिफ्ट जो है ऊपर जाने लगी, तो ऊपर जब जाती है तो व्यक्ति को समान वेग त्वरण से जब ऊपर जाएगा तो व्यक्ति को लगेगा कि यार मेरा वजन थोड़ा सा बढ़ गया, मेरा वजन बढ़ गया। क्या हो गया? मेरा वजन बढ़ गया। उसको लिफ्ट में आप महसूस करना, कभी इस चीज को दिमाग में लेके आपको लगेगा कि यार थोड़ा सा हैवी सा हो गया, मैं ऊपर जा रहा हूं। फिर जब लिफ्ट जो है, यही लिफ्ट नीचे की तरफ आती है तो हल्का सा महसूस होने लगता है कि यार मेरा वजन थोड़ा सा हल्का हो गया है। लेकिन बाई चांस, भगवान ना करे ऐसा कभी हो, लेकिन लिफ्ट की रस्सी अगर टूट जाती है, केबल टूट जाती है, तो लिफ्ट जो है बिल्कुल सामान यानी कि बिल्कुल फ्रीली नीचे गिरेगा, स्वतंत्र रूप से गिरेगा। तो क्या होगा? उस समय जो व्यक्ति अंदर है, यहां पर ग्रेविटी जो है 0 हो जाएगी और व्यक्ति जो है अंतरिक्ष जैसा फील करेगा, ऊपर की तरफ आजू बाजू यहां पर हो जाएगा, जमीन से ऊपर उठ जाएगा, क्योंकि ग्रेविटी उस समय शून्य हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन यहां पर पूछे जाते हैं लिफ्ट से रिलेटेड। ये 2-3 क्वेश्चन ही एग्जाम में आते हैं कि अगर रस्सी टूट गई, लिफ्ट नीचे गिरा तो क्या होगा? तो जी की मान 0 हो जाएगी। अगर ऊपर जाएगा तो बढ़ जाएगा, नीचे आएगा तो द्रव्यमान या किलोग्राम में जो भी उसका भार है वो घट जाएगा। ये सब चीजें एग्जाम में पूछी जाती हैं। अब बात करते हैं पलायन वेग, जो कि इंपॉर्टेंट है, इस पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। बस एक ही क्वेश्चन बनता है इस पे कि पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है, तो होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। तो देखिए क्या होता है पलायन वेग। एस्केप वेलोसिटी, वह न्यूनतम वेग जिससे किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंके जाने पर गुरुत्वीय क्षेत्र को वह
पार कर जाता है, वापस नहीं आएगा। यानी कि पृथ्वी से आपने एक पत्थर उठाया और उसको 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से उसको फेंका, तो वो कभी नीचे गिरने वाला नहीं है, वो वापस ही नहीं आएगा। उसी को बोलते हैं हम पलायन वेग। प्रारंभिक गतिज ऊर्जा की अगर हम बात करें तो 1/2 mv जो है यहां पर स्क्वायर होगा, और पलायन वेग को हम क्या v ई से डिनोट किया जाता है, और ये उसका फॉर्मूला है। इसमें बहुत सारी चीजें यहां पर इंक्लूड है, जिसमें अगर ये आर ई की बात करें तो ये जो है पृथ्वी की त्रिज्या या रेडियस लिया जाता है, ये जी हमारा वही गुरुत्वाकर्षण नियतांक हो गया, मास हो गया, इन सब चीजों की यहां पर बात की जा रही। तो देखते हैं यहां पर क्या क्या है। देखिए, गुरुत्वीय बल के विरुद्ध किया गया कार्य, यहां पर m तथा me क्रमशः पिंड तथा पृथ्वी के द्रव्यमान है। m यानी पिंड का द्रव्यमान हो गया me, ठीक है, और me जो है ये हो गया पृथ्वी का द्रव्यमान। re हमने बताया पृथ्वी की त्रिज्या है, रेडियस है। तो इससे फॉर्मूला क्या निकला पलायन वेग का कि अंडर रूट यहां पर क्या है 2g re, और इसमें जब इन सब चीजों की आप वैल्यू रखते हो तो यहां पर आपको क्या मिलेगा। देखिए, जो g और me जो टोटल था, इसको हमने कन्वर्ट किया g इंटू re में, ये चीज यहां पे दी गई है। तो जब g की वैल्यू आपने 9.8 रखी, ठीक है, और 6400 इंटू 10⁻³ इसकी त्रिज्या की वैल्यू आपने यहां पर रखी, और इसको जब आपने सॉल्व किया तो जब इसको सॉल्व करोगे तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि समझ में आ गया। इतना चीजें आपको याद नहीं रखना है, निकालने नहीं पूछेगा, सीधे 4 ऑप्शन देंगे, आपको 11.2 यहां पर लगाना है। अब लेकिन एक चीज है, आपको लोगों के लिए क्वेश्चन है, इसका जवाब आप लोगों को देना है। क्वेश्चन ये है कि ब्रह्मांड का, यूनिवर्स का पलायन वेग कितना होगा। ठीक है, कि आप उतने स्पीड से भेज दो, फेंक दो कि वो ब्रह्मांड को भी पार कर जाए। ऐसी कोई स्पीड है या नहीं है तो कमेंट करके आपको बताना है तो कितनी है, और नहीं है तो कितनी है। वैसे है, मैं बता देता हूं, आंसर है इसका, आपको कमेंट करके बताना है वो आंसर। चलिए, यहां पर अगर हम बात करें, ठीक है, कुछ और चीजों की, कि यदि पृथ्वी तल से 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से बेग से ऊपर अगर फेंका जाए तो वह वस्तु कभी वापस नहीं आएगी, और वह वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार करके अंतरिक्ष में किसी अन्य खगोलीय पिंड पर जाके गिर सकती है। ठीक है, पृथ्वी के तल से पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। पृथ्वी की घूर्णन गति अपनी अक्ष पर, ठीक है, के कारण भी वस्तु का भार कम हो जाता है। यदि पृथ्वी अपनी वर्तमान कोणीय चाल से 17 गुनी चाल से घूमने लगे तो भूमध्य रेखा पर रखी वस्तु का भार शून्य हो जाएगा। क्या बोल रहा है, पृथ्वी जितनी स्पीड से घूम रही है, अगर वो 17 गुना ज्यादा स्पीड से घूमे तो जो भूमध्य रेखा है वहां पर अगर कोई वस्तु है तो भारहीनता 0 हो जाएगी वहां पर। तो पृथ्वी की अगर स्पीड बढ़ती जाएगी तो ग्रेविटी का मान कम होता जाएगा। तो यहां पर हमने आज पढ़ा सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के बारे में, केपलर के नियम पढ़े हमने, यहां पर हमने पलायन वेग को जाना, जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं और इस पे क्वेश्चंस बनते हैं। मैंने यहां पर वही पॉइंट लिए हैं जो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं या जिन पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लग रहा है ये वीडियो तो कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए वीडियोस को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही और वीडियोस फ्री में पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं आने वाले और वीडियोस में फिजिक्स के। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।